फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा पार्ट प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में यूनानी सभ्यता के विषय में करवाऊंगी। इसमें मैं आपको इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विषय में समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे यूनानी सभ्यता। इसे जो है अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं। इसका जो परिचय है वो क्या है कि यूरोप के जो दक्षिण पूर्व में यूनान एक प्रायद्वीपीय है जिसमें 502 टापू हैं और उनमें जो मुख्य हैं वो है क्रीट, ट्राय, साइप्रस, एथेंस आदि। आप मानचित्र में इसे देख सकते हैं। इस द्वीप पर लगभग 4000 ईसा पूर्व में एक सभ्यता का उदय एवं विकास हुआ। कितने? 4000 ईसा पूर्व, जिसे क्रीट की सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व तक बनी रही। मतलब जो 4000 ईसा पूर्व था जब इस सभ्यता का क्या हुआ, उदय हुआ था, और 1500 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता चली थी। कौन सी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। अब क्या हुआ कि जो क्रीट की सभ्यता है उसका पतन हो गया और पतन के बाद माइसीन नामक नगर में माइसीनियन सभ्यता का उदय हुआ जो 1200 ईसा पूर्व तक चली। क्रीट की सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता उभरी? माइसीनियन सभ्यता। किस वजह से? माइसीन जो नामक नगर था उसकी वजह से इसे माइसीनियन सभ्यता कहा जाता था। और ये कब तक चली? 1200 ईसा पूर्व तक चली। 1200 ईसा पूर्व में आर्यन कबीलों ने यूनान पर अधिकार करके पोलिस नगर राज्यों की स्थापना की। किसने? आर्यन कबीलों ने। कब की? 1200 ईसा पूर्व, जब ये माइसीनियन सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, इन्होंने पोलिस नामक नगर राज्यों की स्थापना की जो बहुत ही विकसित सभ्यताओं में मानी जाती है। इन्होंने जो है छोटे छोटे नगर राज्य बसाए जिसके अंदर उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का शासन था वहाँ पर। ठीक है, प्रत्येक नगर राज्यों की अपनी सेना और सरकार होती थी। जितने छोटे छोटे नगर राज्य इन्होंने बसाए उनकी सबकी अपनी सेना और सरकार होती थी। ये मैं आपको छोटे से उसमें बता देती हूँ। सबसे पहले क्रीट की सभ्यता का उदय हुआ, फिर माइसीनियन सभ्यता का उदय हुआ और फिर पोलिस नगर राज्यों का उदय हुआ। आगे हम पढ़ते हैं कि इस सभ्यता के जो राजनीतिक इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इस सभ्यता के जो राजनीतिक इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अंधकार युग या होमर युग। अंधकार नाम से ही पता लग रहा है कि इस काल में कोई भी काम नहीं हुए और ये युग जो है एक पतन का कारण रहा। होमर युग इसे इसलिए कहा जाता था कि उस समय पे होमर नामक एक कवि था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, इसलिए इस युग को होमर युग कहा जाता है। ये 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चला। दूसरा जो युग है वो है लोह युग। लोह का मतलब क्या होता है कि लोह युग से पता लग रहा है कि बहुत विकास हुआ है और बहुत सारे नगर राज्यों का युग ये रहा है। ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। लोह युग में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नई नई जो है तकनीक का आविष्कार हुआ और इस प्रकार जो है ये नगर राज्य काफ़ी विकसित हो गए। तीसरा जो युग है वो है हेलेनिस्टिक का युग। ये सिकंदर का युग रहा। इस युग में सबसे ज़्यादा जो है इस सभ्यता ने अपना विकास किया। ये युग चला 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। आगे हम पढ़ते हैं यूनानी सभ्यता की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। देखिए, इस समय यहाँ विभिन्न राजवंशों के शासकों का शासन था। राजा निरंकुश होते थे, कभी कभी प्रजातांत्रिक भी होते थे। कहने का क्या मतलब है कि इस सभ्यता में बहुत सारे राजवंश के जो शासक थे उन्होंने शासन किया। कहीं पर यह शासन निरंकुश होता था तो कहीं कहीं पर यह प्रजातांत्रिक भी होता था। दूसरा है राजा को प्रजा ईश्वर तुल्य मानती थी। मतलब राजा को जो जनता है वो भगवान का प्रतिनिधि मानती थी। वो ये मानती थी कि ये भगवान के समान है। राजा भ्यूल नामक परिषद के परामर्श से शासन की संचालन करता था। उन्होंने एक अपनी परिषद बना रखी थी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? भ्यूल रखा हुआ था। उसके सलाह मशवरा करके ही वो शासन का संचालन करता था। इस परिषद में उच्च वर्ग के सम्मानित लोग होते थे। जो सलाह मशवरा करते थे वो कैसे लोग होते थे? उच्च वर्ग के लोग होते थे। आगे आता है जनसाधारण की आम सभा को अगोरा कहते थे। किसकी? जनसाधारण की आम सभा को। छोटे क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इनको ध्यान से आप याद करना कि किसको अगोरा कहा जाता था। तो जनसाधारण की आम सभा को अगोरा कहा जाता था। इस आम सभा में समस्त स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। ये क्या है कि उस समय पे जो है, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, 3 प्रकार के नागरिक होते थे, स्वतंत्र, विदेशी और दास। तो कहने का क्या मतलब था कि जो ये जनसाधारण
साधारण की आम सभा थी। इसमें ना विदेशी भाग ले सकते थे और ना दास भाग ले सकते थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। आगे आता है सिकंदर का समय विश्व इतिहास में हेलेनिस्टिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदर का समय किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सिकंदर का समय जो है हेलेनिस्टिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में अपने पिता फिलिप का वध कर दिया था। किसका? अपने पिता फिलिप का वध। और उन्होंने क्या किया? मकदूनिया, जो मैसेडोनिया के नाम से प्रसिद्ध है जगह, उसका वो शासक बन गया था। आगे आता है सिकंदर ने यूनान में विद्रोह को कुचल दिया। वह समस्त यूनान पर अपना अधिकार कर लिया। यूनान में उस समय 150 नगर राज्य थे। मतलब यूनान के जो 150 नगर राज्य उस समय थे, वहाँ जो भी विद्रोह हुए वो सिकंदर ने कुचल दिए और सभी नगर राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे हम पढ़ते हैं प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था का छठा पॉइंट कि प्रत्येक नगर राज्यों में 3 प्रकार के नागरिक होते थे। मैंने अभी बताया कि 150 नगर राज्य थे, तो उनमें 3 प्रकार के नागरिक होते थे, स्वतंत्र नागरिक, विदेशी नागरिक और दास। स्वतंत्र नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त थे। जो वहाँ के स्वतंत्र नागरिक थे उनको सारे मौलिक अधिकार दिए गए थे। जैसे हम सभी को मिले हुए ना 6 मौलिक अधिकार, वैसे ही उनको भी मौलिक अधिकार मिले हुए थे। यूनान के नागरिकों द्वारा जनसभा एक्सलेसिया के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। इस जनसभा को क्या कहते थे? एक्सलेसिया कहते थे। और इनका जो चुनाव है वो यूनान के नागरिकों द्वारा किया जाता था। आगे हम पढ़ते हैं यूनानी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब तक हमने पढ़ा प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था 4 वर्गों में विभाजित थी। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या था? यह वर्ग विशाल भू संपत्ति का स्वामी था। मतलब इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी। इनके पास बहुत बड़ी संख्या में दास थे। मतलब जो कुलीन वर्ग है वो स्टेटस सिंबल मानता था कि जिसके पास जितने दास है वो उतना ही उच्च वर्ग है। तो इनके पास जो है बहुत बड़ी संख्या में दास पाए जाते थे। यह वर्ग युद्ध के समय नेतृत्व करता था। जब भी युद्ध होता था तो ये जो कुलीन वर्ग था ये उस युद्ध का नेतृत्व करता था। दूसरा जो वर्ग है वो है मध्य वर्ग। इस वर्ग में साधारण नागरिक शामिल थे। इन्हें फ्रीमैन अथवा प्रवासी कहा जाता था। इन चीज़ों को आप ध्यान देना कि जो है छोटे छोटे प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। क्या कहा जाता था? फ्रीमैन और प्रवासी। किनको? साधारण नागरिकों को। यह वर्ग व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। क्या करते थे मध्यम वर्ग? व्यापार करते थे और वाणिज्य करते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र श्रमिक। तीसरा वर्ग स्वतंत्र श्रमिकों का था जिसे थीट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थीट्स। किसको? श्रमिकों को। अगला जो वर्ग बना वो था दासों का। चौथा वर्ग दासों का था जिन्हें हलोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हलोट। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, मैंने इनको पॉइंट आउट भी कर दिया है कि किसको क्या कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूनानी सभ्यता की आर्थिक एवं वाणिज्यिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यूनान आर्थिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। यूनान का जो व्यापार था वो दूर दूर तक होता था। दूसरा जो पॉइंट है वो है यूनानी लोगों के उद्योग मिट्टी, धातु के बर्तन, अस्त्र शस्त्र, फर्नीचर, जैतून का तेल और अंगूर से शराब बनाने का था। देखिए इसके उद्योग कौन कौन से हैं कि वो मिट्टी के भी और धातु के बर्तन भी बनाते थे, अस्त्र शस्त्र भी बनाते थे, फर्नीचर भी बनाते थे, तेल भी बनाते थे, शराब भी बनाते थे। कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो तकनीक थी वो काफ़ी विकसित थी और जो लोग थे इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी निपुण थे। यूनान के पहाड़ों में सोना, चांदी व लोहा निकलता था। आप सभी को पता है कि जिन पहाड़ों में सोना, चांदी और लोहा निकलता है वो जगह अपने आप में ही विकसित और समृद्ध होगी। यूनान में कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाता था और अन्य सभ्यताओं में क्या कृषि पर बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन यूनान में अन्य सभ्यताओं की उपेक्षा जो है कृषि पर कम ध्यान दिया जाता था। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि यूनानी सभ्यता के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि जो यूनान के लोग थे वो बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवताओं को मानने वाले थे और मूर्ति पूजक थे यानी वो मूर्तियों की पूजा भी करते थे। दूसरा है ये लोग प्राकृतिक शक्तियों तथा जानवरों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्ति में आपके जो पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, पत्थर हैं आदि आते हैं, जबकि जानवरों में आप सभी को पता है कि बैल वगैरह आते हैं। साथ साथ ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। तीसरा पॉइंट है यूनान के मुख्य देवी देवता नियस, ये आकाश के देवता को कहा जाता था। अपोलो सूर्य को कहा जाता था। हर्मस व्यापार के देवता को कहा जाता था। पोसीडोन समुद्र के देवता को कहा जाता था। ये सभी को पूजते थे। यहाँ के जो लोग हैं विभिन्न तरह के मनोरंजन के साधनों में विश्वास रखते थे। किस तरह के?
नाचना, गाना और पशुओं की लड़ाई आदि ये उनके मनोरंजन के साधन थे। यूनानियों ने कई भव्य मंदिरों, आकर्षक तथा विशाल मूर्तियों का निर्माण करवाया। मतलब यूनान के समय में काफ़ी भव्य मंदिर बनाए गए और काफ़ी आकर्षक और बड़ी बड़ी विशाल जो है मूर्तियों का निर्माण इन्होंने करवाया था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।